वेलकम टू एएसआर आईएएस इंस्टीट्यूट। हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये है क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन अपलोड होगा। आप यहाँ पे लॉग इन करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आप एक इमेज भी अपलोड कर सकते हैं अपने आंसर की, और हर रोज जो बेस्ट आंसर होगा उसको 5 पॉइंट्स अवार्ड होंगे। और ऑन अ मंथली बेसिस जिनके 50 पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, उनको एक कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आप ये इनिशिएटिव के भी फायदे उठा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए जो दिसंबर करंट अफेयर्स है, तो उसके करंट अफेयर्स यहाँ पे कंपाइलेशन अपलोड हो चुके हैं। तो ये भी आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये न्यूज का पूरा कंपाइलेशन है, ये दिसंबर एडिटोरियल्स और क्वेश्चन बैंक को 2 असाइनमेंट्स फॉर्मेट में हम देते हैं। तो क्वेश्चंस कंपाइल्ड है, प्लस जो कंटेंट भी आता है वो भी नीचे कंपाइल्ड है। फिर आज का करंट अफेयर्स 10 जन 2017 के जो न्यूज आइटम्स पिकअप किए गए हैं वो ये 9 है। हमें अब सब देखेंगे डिटेल में। पहला जो है, सुप्रीम कोर्ट हिंट्स एट सेटिंग अप एसआईटी फॉर पनामा पेपर्स प्रोब। तो ये है एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन ब्लैक मनी एस्टेब्लिश किया है। इनके हेड है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एमबी शाह। तो जस्टिस एमबी शाह के चेयरमैनशिप पे ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो ऑलरेडी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया है। तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन आया था, पीआईएल फाइल किया गया था बाय राम जेठमलानी, द सीनियर एडवोकेट, के सुप्रीम कोर्ट जो 70,000 करोड़ एस्टिमेटेड है ब्लैक मनी जो अब्रॉड स्टैश्ड है इंडियंस का, वो ब्लैक मनी इंडिया में वापस लाया जाए। तो इसीलिए ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप की गई थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सफिशिएंट नहीं है, तो 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को रिकॉल कर दे, स्क्रैप कर दे, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। और फिलहाल ये न्यूज है कि और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी फॉर द पनामा पेपर्स। तो जो पनामा पेपर्स लीक लास्ट ईयर आया था, तो इसमें काफी सारे हाई प्रोफाइल इंडियंस, अराउंड 500 हाई प्रोफाइल इंडियंस के नाम है इसमें, जिन्होंने अपना ब्लैक मनी अब्रॉड स्टैश किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दोस पेपर्स। तो ये लीक्स है। तो ये लीक्स क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक मनी वाली उसके ऊपर और बर्डन नहीं डाल रहे, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एसआईटी एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया है। तो इसमें सारे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज जो होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी डिपार्टमेंट वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और ये सब मिलके मल्टी एजेंसी ग्रुप स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑल द डिस्क्लोजर्स जो ये पनामा पेपर्स में आए हैं, जिनमें अराउंड 500 इंडियंस के नाम से। तो ये क्योंकि इसका कंफर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही केस इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का अनाउंस किया है। तो ये न्यूज है। फिर ये है रिगार्डिंग द होल ब्लैक मनी हंट। तो 2009 के पीआईएल के बाद एसआईटी सेटअप की गई। एसआईटी कंटिन्यू कर रही है, वो काफी सारे केसेस के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लुक कर रही है। तो इवन सीबीआई काफी सारे मैटर्स रेफर करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, तो वो ये स्टडी कर रहे हैं। इवन 2014 में एक एसआईटी ऑन ब्लैक मनी इवन मोदी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की थी। तो ये भी इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने केसेस। तो काफी सारे ब्लैक मनी रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जो वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास स्टडी के लिए आते हैं। फिर ये है पनामा पेपर्स का। तो पनामा एक्चुअली एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे। तो ये पनामा इज कंसिडर्ड अ टैक्स हेवन, मतलब यहाँ पे टैक्सेशन हाई नहीं होते, टैक्सेशन रेट्स वेरी क्वाइट लो है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से कंट्रीज, कंपनीज या इंडिविजुअल्स अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करती है यहाँ पे। तो उसको कहते हैं शेल कंपनीज, मतलब वो खोखली कंपनीज होती है, सिर्फ नाम के लिए कंपनीज होती है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो जो भी टैक्सेशन होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ है तो टैक्सेशन यहाँ पे ही होगा। तो जो होम कंट्री है वहां पे कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि मनी यहाँ से पनामा में गया, क्योंकि ये सब सीक्रेसी भी टैक्स हेवंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सीक्रेसी होती है, तो उनको रिवील नहीं करते। तो ये मोसैक फोंसेका करके एक लॉ फर्म है पनामा में, जो ये स्पेशलाइज करती थी ऑफशोर कंपनीज एस्टैब्लिश करने में। तो ये सारे पेपर्स जो मोसैक फोंसेका के थे वो लीक हुए, और ये लीक पूरा गया है इंटरनेशनल मीडिया के हाथ में और ये पब्लिश किया गया, जिसकी वजह से काफी सारे नाम सामने आए। अराउंड 12 हेड्स ऑफ स्टेट्स के नाम, जो 6 तो करंटली जो पावर में है उनके नाम इसमें आए हैं कि जिनकी ऑफशोर कंपनीज है ये मोसैक फोंसेका के साथ।
तो ये जो है इंपॉर्टेंट नेम, जैसे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, उनका भी नाम है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन, इवन व्लादिमीर पुतिन का भी नाम है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, सारों के नाम, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, आइसलैंड, अर्जेंटीना, इनके नाम पनामा पेपर्स में आए हैं। तो ये करंट हेड्स है। और जो इंडियंस है, प्रोमिनेंट इंडियंस, तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनके सारे नाम भी इन पनामा पेपर्स में है। तो ऑफकोर्स ये रिफ्यूट करते हैं कि ये सारे चार्जेस रॉन्ग है, उनके कोई ऑफशोर कंपनीज नहीं है। अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स ऑफ 7 स्टेट्स ऑन लैंड फॉर एसईजेड्स। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एस्टेब्लिश होते हैं उनके लिए लैंड अक्वायर किया जाता है। तो काफी सारा लैंड अक्वायर्ड है जो फर्टाइल लैंड है और वो अभी बैरन पड़ा है, उस पर ना कोई वर्क हो रहा है, अबैंडन्ड है, या तो फिर वो प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो जो एसईजेड के लिए लैंड है वो ऐसे डाइवर्ट क्यों हो रहा है या वेस्ट क्यों जा रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और 7 स्टेट गवर्नमेंट्स को क्वेश्चन किया है। तो उनके रिस्पॉन्स अब आएंगे तो ये फिर से न्यूज में आएगा। तो फिलहाल ये जो है वेस्ट बंगाल में जो सिंगूर लैंड के ऊपर जो केस हुआ था, फार्मर्स ने केस किया था, उसमें उनकी विक्ट्री हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अगस्त 2016 में, उसने क्लियरली लैंड एक्विजिशन को खारिज कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सिंगूर का पूरा हिस्ट्री जो था, सिंगूर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रीजन है और ये यहाँ पे लैंड एक्वायर किया गया था टाटा मोटर्स के लिए। तो टाटा का जो नैनो कार का प्लांट था वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का प्लान था। तो ये जगह जब 2006 में सिलेक्ट हुई, उसके लिए लैंड एक्विजिशन किया गया। जो तभी लेफ्ट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में पावर में थी, उन्होंने अक्वायर किया ऑन बिहाफ ऑफ टाटा मोटर्स। तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे अट्रैक्ट हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करे और इन्वेस्टमेंट से वो रीजन का भी डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये रीजंस होते हैं। तो ये जो लैंड एक्विजिशन करने के लिए जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें एक एक्सेप्शन है। मतलब लैंड एक्विजिशन के लिए यू नीड कंसेंट, एटलीस्ट 50% 75% कंसेंट चाहिए होता है बेस्ड ऑन काइंड ऑफ लैंड। तो ये कंसेंट बाईपास किया जा सकता है इफ लैंड इज अक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट इसमें लैंड अक्वायर हो रहा है, ये रीजन देके, जस्टिफिकेशन देके लेफ्ट गवर्नमेंट ने ये लैंड अक्वायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पे ये पूरा लैंड एक्विजिशन 2016 में 10 साल बाद कैंसिल किया है। तो ये 2008 में तब हाई कोर्ट ने ये लैंड एक्विजिशन को अपहोल्ड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब रिजेक्ट किया है। तो 2008 में ये जो इनिशिएटिव के अगेंस्ट ममता बनर्जी, जो जब तब अपोजिशन में थी, फिलहाल वो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, तब उन्होंने एक इंडेफिनिट स्ट्राइक स्टार्ट की थी सिंगूर में। और टाटा मोटर्स इसीलिए वहां से हट भी गए, सिंगूर को छोड़ के वो सानंद में, गुजरात में उनको इनवाइट किया गया। तो वहां पे उन्होंने टाटा नैनो का प्लांट लगाया। तो ये अब तक के डेवलपमेंट्स थे। 2011 में ममता बनर्जी इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जीत के पावर में आ गई। उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि सारा जो लैंड एक्वायर किया गया है फ्रॉम अनविलिंग फार्मर्स, तो 997 एकर्स अराउंड एक्वायर किया गया था, उसमें से अराउंड 400 एकर्स अनविलिंग फार्मर्स के थे। तो वो उन्होंने अश्योर किया कि ये रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एक बिल पास किया गया इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया था कि ये बिल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पर फिलहाल जो 2016 में ऑर्डर आया, तो उसने, क्योंकि ये बिल को कोलकाता हाई कोर्ट ने भी स्ट्राइक कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि नहीं, ये लैंड एक्विजिशन ही कैंसिल होता है। तो जब लैंड एक्विजिशन ही कैंसिल हो जाता है तो बिल का कोई मतलब नहीं है। बिल वॉज टू रिटर्न द लैंड। तो लैंड हैज बीन अक्वायर्ड इलीगली, देन बात ही खत्म हो गई, ये बात है। तो लैंड अक्वायर्ड इलीगली इसलिए था कि ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया, जो कंसेंट रिक्वायर्ड था लेना, वो लेना नहीं किया गया, राधर पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोविजन लगा के यूज किया गया। हालांकि ये पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइड नहीं है कि जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये बेसिस पे तो कहीं भी कोई भी लैंड एक्वायर हो सकता है। तो दिस इज मिसयूजिंग द लॉ प्रोविजंस। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है सिंगूर लैंड एक्विजिशन पे। ये एसईजेड्स है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश करते हैं। तो एसईजेड्स इन एशिया का सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोलते थे। तो एशिया का सबसे पहला ईपीजेड भी इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था कांडला में इन 1965। उसके बाद काफी सारे ईसीजेड्स एस्टेब्लिश हुए और 2000 से ईपीजेड्स को रीनेम किया गया, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। और इन एसईजेड्स में स्पेसिफिक टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन इन्वेस्टर्स के लिए आता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे सेटअप करते हैं अपना इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
तो काफी सारे एसईजेड्स को प्रॉब्लम भी होती है कि मेन प्रॉब्लम एसईजेड्स के लिए लैंड एक्विजिशन ही है। तो लैंड एक्विजिशन के लिए इवन पॉस्को प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में था, इस पे भी लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम की वजह से ये पॉस्को प्रोजेक्ट को स्टॉल कर देना पड़ा। ये पॉस्को इज साउथ कोरियन कंपनी, स्टील प्लांट इनको एस्टेब्लिश करना था उड़ीसा में। फिर अदानी एसईजेड जो गुजरात मुंद्रा में थी, उनको भी लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम हुआ था, हालांकि अब तो ये सेटअप हुआ है। तो ये सारे एसईजेड्स भी प्रॉब्लम्स में आते हैं। एसईजेड्स के लिए टैक्स कंसेशन ही मेजरली अट्रैक्टिव होता है कि टैक्स रिबेट मिलता है, कंसेशंस मिलता है, दे हैव अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, सो उनको एज गुड एज एन आउटसाइड टेरिटरी माना जाता है फॉर ऑल ट्रेड रिलेटेड पर्पसेस। तो काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती है एसईजेड्स को, एग्जेम्पशन होता है ड्यूटीज, तो कोई भी इंपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं रॉ मटेरियल्स के, कैपिटल गुड्स पे, उनको ड्यूटी फ्री रखा जाता है उनके लिए, उनको टैक्सेस से एग्जेम्पशन होता है, काफी केसेस में रिएम्बर्समेंट दिया जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारा, इवन 100% फॉरेन करेंसी रिटेंशन भी उनको अलाउड होता है। तो ये सारे फैसिलिटीज बेनिफिट्स एसईजेड्स में मिलती है। पर एसईजेड्स के इश्यूज भी है। सबसे बड़ा इशू तो ऑफकोर्स लैंड एक्विजिशन का है, कि जो लैंड अक्वायर किया जा रहा है, फर्टाइल लैंड भी काफी टाइम पे लार्ज क्वांटिटीज में अक्वायर किया जाता है, ह्यूज चंक में, और ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हाथ में चला जाता है। तो ये सही है कि क्या फर्टाइल लैंड अलाउ करना चाहिए एसईजेड लैंड एक्विजिशन के लिए? तो ये सारे क्वेश्चंस है जिनके ऊपर माइंड लगाने की जरूरत है। दूसरा है रिगार्डिंग दे बीइंग टैक्स हेवन्स। सो ये भी कहा जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी जो डोमेस्टिकली भी एस्टेब्लिश होती और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती, क्योंकि एसईजेड्स है वो ट्राई करते हैं कि वहां पे एस्टेब्लिश हो और वो इनके लिए टैक्स हेवन्स बन जाते हैं। जो जनरली आउटसाइड होते तो टैक्सेस पे करते, तो बेसिकली इट वाज फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जगह जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें भी ये एग्जेम्पशंस जो मिल रहे हैं वो यूज करने की वजह से गवर्नमेंट को लॉस होता है। तो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, क्योंकि एसईजेड्स में ये सारे यूनिट्स एस्टेब्लिश होते हैं। तो वो पॉइंट है। तीसरा है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म वगैरह दिया जाता है एसईजेड्स के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट सेंटर एंड स्टेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगला है रिगार्डिंग होल्डिंग बैक इन्वेस्टमेंट्स। सो जो इन्वेस्टर्स ऐसे क्योंकि एसईजेड्स के जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उसमें अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कभी भी पॉलिसीज जैसे चेंज होती है, तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स बैकलॉग पे रखे जाते हैं, होल्ड किए जाते हैं कि पता नहीं कब तक ये एसईजेड इंसेंटिव्स मिलेंगे, कब चले जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स को भी अफेक्ट होता है। तो क्लियर एसईजेड पॉलिसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के लिए हो और जो बैलेंस करे, बैलेंस बिटवीन बोथ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज टू, प्लस ऑल्सो बैलेंसिंग बिटवीन द taxes which government should get and the incentives which SEZ should get. So ये सारे provisions consider करना है। फिर अगला न्यूज आइटम है तेलंगाना प्ली अगेंस्ट कृष्णा ट्रिब्यूनल अवार्ड डिसमिस्ड। सो सुप्रीम कोर्ट के सामने तेलंगाना गवर्नमेंट ने पिटिशन किया है। जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था, उसको कहा जाए कि वो ओवरऑल गो थ्रू करे वाटर अलोकेशन के लिए, क्योंकि कृष्णा वाटर जो है, कृष्णा रिवर बेसिन 4 स्टेट्स के बीच में है। ये है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आप देख सकते हैं ये रिवर बेसिन है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बहुत पहले एस्टेब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट ट्रिब्यूनल था विच वाज हेडेड बाय बचावत, तो बचावत ट्रिब्यूनल कहते हैं उसको। तो उन्होंने जो अपना अलोकेशन दिया था उसमें तेलंगाना का शेयर एज सच उसमें नहीं आया। तो फिलहाल जो उसके बाद कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकेंड टाइम भी बना, तो बचावत ट्रिब्यूनल का अवार्ड आया 1976 में, उन्होंने एलोकेशन किया जिससे रिपेरियन स्टेट सेटिस्फाइड नहीं थे। तो पहले 3 ही थे। तेलंगाना न्यू स्टेट फॉर्म हुआ 2014 में, तो तब से ये इन्वॉल्व है। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के जो सेकेंड ट्रिब्यूनल बना वो 2004 में सेटअप किया गया, उनका वर्डिक्ट आया 2013 में। तो ये ब्रजेश कुमार पैनल जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, इनके अवार्ड देने के बाद आंध्र प्रदेश बाइफर्केट हुआ 2014 में, तेलंगाना सेपरेट स्टेट बना। तो ये अलोकेशन 3 स्टेट्स में थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, अमंग्स दीज 3 स्टेट्स। तो अब तेलंगाना का क्या शेयर होगा, ये क्वेश्चन के ऊपर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 ने कहा कि ये अलोकेशन जितना ओवरऑल अलोकेशन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को है उसमें से ये डिवाइड होगा, थोड़ा पार्ट प्रोपोर्शनेट शेयर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट्स को जाएगा। लेकिन तेलंगाना कह रही है कि इसके लिए
फिर से पूरा रियलोकेशन देखा जाए ओवरऑल इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। लेकिन सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने ये मना किया है, और अब उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को भी कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये पिटीशन देखने से रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो अपेक्स बॉडी है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 वही देखेगी इसमें, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास हुआ जब नया स्टेट बना तो उसके अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली ही ये डिसाइड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड दिस पिटीशन। तो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में भी पूरा डिटेल्स है। ये तेलंगाना आप देख सकते हैं जो नया स्टेट बना 2014 में। तो ये 29 स्टेट है। ये रायलसीमा रीजन और जो कोस्टल आंध्र है ये दोनों अभी आंध्र प्रदेश स्टेट है। हैदराबाद भी तेलंगाना का कैपिटल बन गया। इधर अमरावती नया कैपिटल बना रहे हैं आंध्र प्रदेश का। फिर अगला न्यूज आइटम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नोटिस टू सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट ओवर प्लास्टिक बैन। दिल्ली गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2012 में एक नोटिफिकेशन लाया था जिसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज, यूजेज, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स को कंप्लीटली दिल्ली में बैन कर दिया गया था। तो अब ये पिटीशन फाइल किया गया है ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के थ्रू इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिस भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को कि इस बारे में वो अपना रिस्पॉन्स दे, क्योंकि पिटीशन के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोविजन नल एंड वाइड होना चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन गोज अगेंस्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1976 और जो रूल्स उसके अंदर भी है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उनके पास ये पावर ही नहीं है कि ऐसा कोई बैन वो लगाए। तो ये पिटीशन का मानना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अब इसके ऊपर हियरिंग करेगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर अ लॉ। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है, उसके अंदर इसको 2010 में एस्टैब्लिश किया गया। तो इट लुक्स इनटू एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, ये केसेस इनके सामने जाते हैं। और ये ट्रिब्यूनल को 6 महीने के अंदर इसके ऊपर अपील्स के ऊपर पूरा डिसीजन लेके फाइनलाइज करना होता है, और इनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जो जनरली नेचुरल जस्टिस जो होनी चाहिए कैसे तरीके से होनी चाहिए कि कोई बायस नहीं होना चाहिए, यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस। तो रूल्स अगेंस्ट बायस है। फिर दूसरी साइड का भी मौका देना चाहिए सुनने का, मीन्स जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है, तो अक्यूज्ड दोनों को मौका मिलना चाहिए, अक्यूज्ड की भी बात सुननी चाहिए बिफोर पासिंग अ जजमेंट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इवन रीजन डिसीजन होना चाहिए कि एक रीजन हो, जो डिसीजन लिया गया है, जजमेंट पास हो रहा है, उसके पीछे कोई रीजन हो। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो अप्लाई करेंगे तो क्विकली डिसीजन आ सकते हैं। इट कैन बी क्विक रिड्रेसल। अगर कोड्स और लॉज फॉलो किए जाते हैं तो वो काफी डिलेज हो जाते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस एनजीटी को अप्लाई करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है सेक्स रेशियो इन हरियाणा टचेस 900 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 इयर्स। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जो P3P कैंपेन मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, हरियाणा से ही उन्होंने पानीपत से लॉन्च किया था 2 साल पहले, जनवरी 2015 में। तो दिस वाज अ कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड, कि फीमेल्स को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, फीमेल्स की बर्थ हो, प्लस उनके इकोनॉमिकली वेलफेयर दिया जाए, उनको एजुकेशनल रिलेटेड फैसिलिटीज दिया जाए, उनके अकाउंट्स ओपन किए गए ताकि उनका वेलफेयर हो सके। तो ये सारे इनिशिएटिव्स अब पे ऑफ कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ हरियाणा में पहली बार 900 मार्क टच किया है। तो 20 इयर्स में पहली बार ये हुआ है, क्योंकि सेक्स रेशियो तो लो है ही। सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सो ओवरऑल इंडिया सेक्स रेशियो लो है, बट हरियाणा इज द स्टेट विच हैज हैविंग द is known for having the lowest sex ratio. तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा का 2011 में it's very low. So sex ratio, child sex ratio 0 to 6 years of age का होता है, और ये sex ratio at birth है. So this is another criteria. So of course sex ratio अभी gradually increase हो भी रहा है. तो overall भी it was in increasing mode since 2001 to 2011. So अब और increase हो रहा है. So increasing is good. Decrease जो हो रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर में drastically decrease हो रहा है. फिर ये है रिगार्डिंग इंडिया ओवरऑल, एंड इवन राजस्थान में डिक्रीज हो रहा है, दिल्ली में इंक्रीज हो रहा है एट लो रेट, इवन पंजाब हरियाणा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेक्स रेशियो अब इम्प्रूव हो रहा है। सो दीज आर पॉजिटिव साइंस। फिर अगला न्यूज आइटम है ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट वार्न्स अगेंस्ट यूज ऑफ न्यू ड्रग्स। सो बेडाक्विलिन करके जो न्यू ड्रग आया है फॉर MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, इसको हमने कल भी डिस्कस किया, कंप्लीट TB के बारे में हमने कल डिस्कस किया था।
तो ये जो बेडाक्विलिन ड्रग है इसको गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 सेंटर्स पे ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल किया है और बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है कि किसको अवेलेबल किया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया है बाय एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल जो XDR TB एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट TB से सफर कर रही है। तो अभी न्यूज ये है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस है वो कह रहे हैं कि ये ड्रग बेडाक्विलिन इजीली अवेलेबल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अभी भी इसके अगेंस्ट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो इसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए और इसको पूरी तरह इवेल्युएट करने के बाद ही ये ऑन अ लार्ज स्केल अवेलेबल किया जा सकता है। तो जब ये पॉइंट्स है कि इट्स अ न्यू ड्रग, जैसे इट्स अ न्यू ड्रग डिस्कवर्ड आफ्टर 5 decades ऑफ रिसर्च, तो इसकी एफिकेसी एंड इफेक्ट्स को अभी भी इवेल्युएट किया जा रहा है। तो अगर एफिकेसी इफेक्ट्स इवेल्युएट किया जा रहा है तो ऑन अ लोअर मिनिमल स्केल भी क्यों अवेलेबल है? तो देन whether if it is not it's having the efficacy and correct effects then they cannot be made available to anybody, and if थोड़े लोगों को अवेलेबल किया जा रहा है तो ये जिनको चाहिए कि वो ड्रग यूज करे उनको क्यों नहीं अवेलेबल किया जा रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस है। तो बेडाक्विलिन को अप्रूवल मिल चुका है, US FDA ने अप्रूवल कर दिया है, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है, इंटरिम गाइडलाइंस भी दिए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट यूज करना है। तो 5 कंडीशंस दिए गए हैं कि पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर हो, क्लोज मॉनिटरिंग हो, पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो। तो ये सारे प्रोविजंस के अंदर जब बेडाक्विलिन दिया जा रहा है तो किसी को एक्सक्लूड करने के लिए करेक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेकेंड स्कॉर्पिन सबमरीन रेडी। सो स्कॉर्पिन सबमरीन, हम 6 स्कॉर्पिन सबमरीन अक्वायर करने वाले हैं विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो इट्स डेवलपमेंट बिल्ट विथ असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम दीज फ्रेंच कंपनीज जो है TCNS और बाकी फ्रेंच कंपनी से। तो ये डील साइन हुआ था अक्टूबर 2005 में। सो दिस इज $3.75 बिलियन डील। तो ये प्रोजेक्ट 75 है जिसके अंदर स्कॉर्पिन सबमरीन अब इनिशिएट डेवलपमेंट इनिशिएट हो रहा है। तो मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में यहाँ पे ये बिल्ड की जा रही है। जो पहली सबमरीन है स्कॉर्पिन की उसको नाम दिया गया कलवारी और उनके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इट विल बी इंडक्टेड इन द नेवी इन 2017 और ये सेकेंड स्कॉर्पिन सबमरीन अब बिल्ड हो रही है। तो इट इज ऑल सेट टू लॉन्च इन द वाटर्स नाउ। तो इसके भी ट्रायल स्टार्ट हो गए। ये सेकेंड को खंदेरी नाम दिया गया है। तो ये सब कमीशन किए जाएंगे 2017 में इन द इंडियन नेवी। सो ये है इंडियन सबमरीन। हमने न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, बैलिस्टिक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन भी हमने बनाया है जो है INS अरिहंत, जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। तो ये भी सबमरीन हमारे पास है। तो ये स्कॉर्पिन सबमरीन अब कमीशन होगी। अगला न्यूज आइटम है सेंटर अलाउज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वाया प्राइवेट बैंक्स। सो प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने पहले भी देखा है परसों कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयर का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक से ही हो सकता था। तो अब लेबर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन लाया है कि ये कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक से भी ये पॉसिबल होगा। तो आप वहां से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक्स और पेमेंट पोर्टल जो पे GOV है उसके थ्रू ही कंट्रीब्यूशन हो सकता था। तो ये प्राइवेट बैंक्स को भी अभी इंक्लूड किया गया है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है अवार्डिंग PIOs इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और प्रवासी सम्मान अवार्ड्स दिए गए बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो ये जो इम्पोर्टेंट PIOs है उनको ये अवार्ड्स दिए गए। 30 लोगों को ये अवार्ड्स मिले। तो उनमें से जो प्रोमिनेंट है उनके नाम दिए गए हैं। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक है जीनत जाफरी जिन्होंने सऊदी अरेबिया में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, सेकेंड इंटरनेशनल इंडियन स्कूल एस्टेब्लिश किया है। पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर जो है एंटोनियो कोस्टा, इनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंडिया पोर्चुगीज ने कल हमने डिस्कस किया कि डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ निश आर्म्स। तो ये सारे उन्होंने तभी बोला था कि आई हैव माई इंडियन ओरिजिन, आई एम प्रोबेबली द फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट इन अ यूरोपियन कंट्री ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये भी है, इनको भी अवार्ड दिया गया है, प्रवासी सम्मान अवार्ड्स। तो ये सारे नाम है, सम प्रोमिनेंट नेम्स। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।